दिन ने करण की ओर देखा। दिन ने कहा, बदले में आप क्या चाहते हैं? मैंने आप पर जितना निवेश किया है, यह किताब उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। यह है। करण ने अनिश्चित रूप से पूछा, आपकी मदद के बिना मुझे इतने अंक नहीं मिल पाते। जरूर, दिन ने कहा, लेकिन मेरी मदद के बिना आप अभी भी लगभग 8 या 9 अंक बना चुके होते, और यह इन 8 या 9 अंकों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लगभग 11 अंक या उससे आसान आसपास आप पहले ही बना चुके होते। मैंने तुम्हें जो भी निवेश किया था वह सब चुका दिया, लेकिन आपको 22 मिले, तो तुम क्या चाहते हो? यह सुनने के बाद कि डिन ने ऐसा कहा, कर्ण सहमत हो गया। हाँ, डिन ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन कर्ण को उसकी मदद के बिना भी बहुत सारे अंक मिल जाते। मैं कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इसे पाने में मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं। मुझे बताओ, डिन ने कहा, क्या आप जंगल में पुराने राजा के मुकदमे के बारे में जानते हैं? कर्ण ने पूछा। डिन ने सिर हिलाया। यह केवल सबसे प्रतिभाशाली निपुणों के साल में एक बार खुलता है। ट्रायल में शामिल होने के लिए कोटा का सभी प्रकार के बड़े परिवारों द्वारा भारी विरोध किया जाता है। कर्ण ने भी सिर हिलाया। मुझे हाल ही में दुर्घटना का परीक्षण मिला और तलवार ने मुझे बताया कि मैं जिस धातु की तलाश कर रहा हूँ वह वहाँ पर पाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह पुरस्कारों में से एक है। डिन ने अपनी ठुड्डी को खुजलाते हुए भुज चढ़ा ली। यह सच में बहुत कठिन है, उन्होंने कहा। ओल्ड किंग टोयल केवल जादूगर के लिए आश्रित है। वह वहाँ के परीक्षण भी जादूगरों द्वारा पूरे किए जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर आपको प्रवेश करने की अनुमति दी गई तो भी मुझे संदेह है कि आप कई अंक हासिल करेंगे। आखिरकार यह केवल जो शक्ति ही नहीं है जो वहाँ महत्वपूर्ण है। परीक्षण में निपुणों के उनके तत्वों और मंत्रों पर महारत का भी परीक्षण किया जाता है कि किसी के रूप में एक योद्धा के शरीर के साथ आप ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके साथ ही वह समस्या भी आती है। अगर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको परीक्षण की कुछ मिलेगा, तो दूसरों को आपको भाग लेने के लिए राजी करना इतना कठिन नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उसके कारण हर कोई स्वचालित रूप से यह मान लेगा कि आपको जगह देना उसे खिड़की से बाहर फेंकने जैसा होगा। 10 अंक लोगों को और 3 मूल्यवान रत्नों वाले एक कमरे की कल्पना करें। हर कोई रत्न चाहता है। लंबे समय तक विचार विवरण और बातचीत के बाद 3 लोगों को रत्न मिलते हैं, और फिर उनमें से एक इसे नष्ट कर देता है। यह स्वाभाविक रूप से बाकी सभी का गुस्सा आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त जय का ओल्ड किंग टायर पर पूरा नियंत्रण सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह उसके क्षेत्र के अंदर है। उनकी स्पष्टि ओल्ड किंग टायर का प्रबंध करती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह स्काई थंडर किंगडम से संबंधित है। स्काई थंडर किंग पुराने राजा के मुकदमे में से तब तक शामिल नहीं होता है जब तक कोई बड़ी शिकायत न हो, लेकिन अगर वह सुनेगा कि एक योद्धा इसमें प्रवेश करने में सक्षम था तो वह बहुत क्रोधित हो जाएगा। डिन ने कहा, यहाँ तक कि अगर मैं जैक को अपना सब कुछ दे दूं तो भी वह सहमत नहीं हो सकता। यह कुछ ऐसा है जो उसके जीवन और परिवार को खत्म करने में डाल सकता है। कर्ण ने भुएं चढ़ा ली। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसे मुकदमे में शामिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कठिन होगा। तो कोई मौका नहीं था। डिन ने कुछ देर तक अपनी टूटी हुई हड्डी को खुजाया। आपको पुराने राजा के परीक्षण में लाना असंभव है। फिर भी डिन ने कर्ण की ओर देखा, लेकिन आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए आपको प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण ने भुएं उठाई। मुझे बताओ कर्ण, तुम्हें अपने तलवार के लिए सारा धातु कहाँ से मिला? क्या तुम्हें इसे स्वयं काटा? डिन ने कहा। कर्ण ने अपना सिर हिलाया और एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि डिन का क्या मतलब था। डिन ने देखा कि कर्ण को एहसास हो गया था कि उसका क्या मतलब है। मैं जैसे बात करूंगा, डिन ने कहा। अगर मैं उसके सदागारी मोहन द्वारा मत करने को तैयार हूँ तो वह शायद मोहन को आपके लिए धातु प्राप्त करने के लिए बना सकता है। इस परीक्षण से मिलने वाला पुरस्कार बहुत मूल्यवान है, और वे किसी से सच्चा जादूगर बनने और अधिक किसी के उच्च जादूगर बनने के लिए का अंतर हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि मोहन एक धातु को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो मूल्य केवल आसमान छू जाएगा। क्या होगा यदि धातु केवल एक अंक से के लायक है, क्योंकि धातु का जादू के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन मोहन 10 अंक हासिल करने में सफल हो जाएगा। क्या वह 9 अंक दूर नहीं फेंक देगा? कर्ण की भुएं सिकुड़ गई। यह मुश्किल था। इस धातु के लिए
मिलने से मोहन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। डिन ने धीरे से कहा, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि मोहन अपने से कम प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए मना सके। मोहन को उन्हें काफी धन देने का वादा करना होगा और मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए उसे संभालने। स्वाभाविक रूप से इसमें और भी कई समस्याएं होगी, लेकिन मोहन और जय इसे बहुत अच्छे से है। वे राजनेता है और वे इस तरह की दुनिया में रहते हैं। डिन ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे लगता है कि हम यह काम कर सकते हैं। क्या आप अभी भी यही चाहते हैं? डिन ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया, कहता, मुझे केवल उस चीजों में दिलचस्पी है जो मेरी शक्ति बढ़ा सकती है। तकनीक स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगी क्योंकि मुझे खुद पर निर्भर रहना होगा, लेकिन मैं अपने हथियार और संसाधनों के लिए धातु का उपयोग कर सकता हूँ। तो जादू की बुनियादी बातों में मेरी महारत को बढ़ाता है। इससे कुछ ऐसा करने में भी मदद मिलेगी जो मेरे स्तर को एक स्तर तक बढ़ा देगा। डिन ने सिर हिलाया, यह कोई समस्या नहीं है। मैं जाकर जय से बात करूंगा। इसमें कुछ घंटों से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तब तक यहीं रुको। कर्ण ने सिर हिलाया, धन्यवाद। डिन ने कहा, यह एक व्यवहार है, मैं आपकी मदद नहीं कर सक रहा हूँ। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद डिन राम से बात करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। करण कमरे में ही रहा और आगे सिद्धांत दिया कि तलवार के साथ अपनी युद्ध संधि में दूर से किए गए हमलों को कैसे किया जाए। और 2 घंटे बाद डिन वापस लौट आए। हैरानी की बात यह है कि डिन बिल्कुल भी तनावमुक्त नहीं दिखे। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। डिन ने कहा, एक सस्ता तरीका और एक महंगा तरीका है। मैं उन दोनों को संभाल सकता हूँ और वह जो चाहता है वह यह है कि मुझे पर आपका बकाया कर्ज है। मूल रूप से मैं सस्ते विकल्प को सीधे स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी पसंद बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। यह सुनकर कर्ण ने भुएं चढ़ा ली। जो चीजें वह महंगे तरीके से चाहता था वह मेरे द्वारा आपको दिए जाने वाली राशि का लगभग 70% है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। जब तक आप कमांडर स्टेज तक नहीं पहुँच जाते तब तक आपके सभी आवरण सहायता प्राप्त होगी। आपको अनिवार्य रूप से धातु मुफ्त में मिलेंगे। कर्ण को वह पसंद नहीं आया जो वह सुन रहा था। आखिरकार यही सस्ते इस विकल्प में किसी प्रकार की चेतावनी नहीं होती तो डिन इतना पैसा खर्च करना क्यों पसंद करेगा? वो सस्ता विकल्प। डिन ने कर्ण की ओर देखा। यह तुम्हें अपने गुट में चाहता है। कर्ण की भौहें सिकुड़ गई। गुट जैसे कि राजनीतिक गुट। डिन ने सिर हिलाया। वह चाहता है कि आप उसके नए युद्ध क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएं। वह चाहता है कि आप वहां रहने के दौरान हेज मास्क पहने और उसके लिए मुखबरी के रूप में कार्य करें। हमारे रैंकों में कई गद्दार हैं और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बिना किसी संदेह के इन गद्दारों का विश्वास हासिल कर सके। उनके अनुसार जब से आप प्रक्रिया से गुजरे हैं तब से आपके अंदर आक्रामकता और क्रूरता की एक निश्चित आभा है। वह सोचता है कि इससे लोगों को लगेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके गुट को धोखा देने को तैयार है। वह आपको जानता है और वह जानता है कि वह इस तरह से आप पर भरोसा कर सकता है। यदि आप उसके लिए ऐसा करते हैं तो उसे आपके लिए धातु मुफ्त में मिलेगी। आपको यह भी दिखाना होगा कि आप निवेश के लायक हैं। यदि वह युद्ध के मैदान में आपके परिणामों से खुश है तो वह आपको और पुरस्कार देगा। कर्ण ने केवल डिन की ओर देखा। डिन ने पीछे मुड़कर देखा। डिन ने कहा, मुझे डर था कि अब यह विकल्प चुनेंगे। मुझे लगता है कि राजनीति में शामिल न होने की मेरी सलाह का आपकी पसंद पर असर नहीं पड़ेगा। कर्ण ने यहाँ भरी। बात सिर्फ इतनी है कि मैं बिना मेहनत के लिए कुछ पाना नहीं चाहता। मैं अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता हूँ, न कि उन्हें अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। डिन ने थोड़ी देर तक कर्ण की ओर देखा। आप मुझे मेरे युवा स्वरूप की बहुत याद दिलाते हैं। ठीक है, यह सस्ता विकल्प है। डिन ने कहा, हमें आपको पहचाने योग्य नहीं बनाना होगा। आपकी युद्ध शैली बदलनी होगी, आपका रूप बदलना होगा और आपकी शक्ति बदलनी होगी। इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आइए आपको प्रारंभिक समानाचरण तक ले जाए। शुरुआत करें। आपका सबका स्वागत है। अभी सुबह का समय था और 20 योद्धाओं का एक समूह फार्म लाइन की उत्तर पश्चिम सीमा के पास इकट्ठा हुआ। सभी योद्धाओं ने अलग अलग पोशाकें पहनी थी। उनमें से कुछ ने फर्श पहने थे और उनमें से कुछ ने कवच पहना था। उनमें से कुछ ने सामान्य कपड़े पहने थे। एक बात वही थी, यह सभी प्रारंभिक समानाचरण में थे, एक को छोड़कर। जिस व्यक्ति ने अभी अभी बात की थी उसे हर कवच को भाले का एक महंगा दिखने वाला सेट पहना था, जो जबकि बाकी सभी लोगों प्रारंभिक समानाचरण में थे वह अंतिम समानाचरण में था। योद्धाओं का एक समय अधिकारी के अभिभाषण पर केवल विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। उन्होंने घोषणा की, मैं राम की निजी सेना से हूँ
और आपको उत्तरी सीमा तक पहुंचाने में मेरी मदद जिम्मेदार है। आप सभी ने किसी न किसी कारण से साइन अप किया है। आप में से कुछ लोग राम पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, उन आदमी ने कहा जब उनकी नजरें बेदाम सांप कवच पहने हुए लोगों के एक समूह पर पड़ी। आप में से कुछ लोग अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं, कुछ उन व्यक्तियों ने कहा जब उनकी नजरें वॉरियर एकेडमी की वर्दी पहने हुए युवाओं की एक समूह पर पड़ी। आप में से कुछ लोग यहाँ सुधार करने के लिए आए हैं, आदमी ने कहा जब उनकी नजर फर और चमड़े के कवच पहने हुए लोगों पर पड़ी। और आप में से कुछ लोग यहाँ केवल इनाम के लिए आए हैं। उस व्यक्ति ने मास्क पहने 3 लोगों की एक समूह को देखते हुए कहा। अधिकारी ने घोषणा की, आज आप सभी सामान्य हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ क्यों हैं। जब तक आप यहाँ हैं, आप एक ही है। माफ करें। अधिकारी ने एक छात्र की ओर देखा। आप बोल सकते हैं। धन्यवाद सर, छात्र ने कहा। मुझे एक साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे यहाँ किसी भी से भी कोई समस्या नहीं है। हर कोई इंतजार कर रहा है। छात्र की नजर 3 नकाबपोशों पर गई। लेकिन मैं कम से कम अपने साथियों के चेहरे देखना चाहता हूँ। अगर मुझे उस पर भरोसा करना है तो मैं चाहता हूँ कि वे हम पर इतना भरोसा करें कि कम से कम अपना चेहरा दिखा सके। असंभव दिखने वाले पुरुषों में से एक ने उपराज से कहा, अपने पास वापस जाओ। अधिकारी ने अपने बाल का पट उस आदमी की ओर पेट में मारा, जिससे वह तुरंत दूर दर्द से कर्रा उठा। क्या मैंने कहा कि आपको बोलने की अनुमति है? अधिकारी ने चेतावनी भरे स्वर में पूछा। नहीं सर, आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। अधिकारी ने सिर हिलाया और छात्र की ओर देखा। उनकी मुस्कान लौट आई। उन्होंने बताया, हमारे 3 दोस्तों के पास अपना चेहरा छिपाने रखने का एक कारण है। भूमि में वृद्धि और अराजकता के दिनों के कारण हमारे पास जनशक्ति की कमी है। अधिकारी ने समझाया, उनकी वजह से हमने स्वीकृत की अपनी पहुंच बढ़ाने का फैसला किया है। यदि आप चाहें, इसमें भगोड़े, पूर्व डाकू और विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों की परेशानी शामिल है। हर कोई नहीं समझ पाया कि अधिकारी का क्या मतलब है, लेकिन उनमें से अधिकारी समझ गए और उन्होंने 3 नकाबपोश लोगों की ओर देखा। हमारे पड़ोसियों से प्रवासी, इसका मतलब था कि गद्दार। यदि कोई चाहे तो किसी दूसरे क्षेत्र में जाना कोई समस्या नहीं थी। यह एक समस्या थी जिसे उन व्यक्ति ने खुद को अपने शासक से गुट को बेच दिया था। जबकि इन सभी जमीनों पर स्काई थंडर साम्राज्य का शासन था। और जबकि सामान्य किसानों का मानना था कि स्काई थंडर साम्राज्य एकजुट था, वास्तव में सांडरों के लिए एक खूनी युद्ध हर किसी के नाक के ठीक नीचे हुआ था। बाहर की ओर स्काई थंडर साम्राज्य के ने एक शक्तिशाली और एक झूठ शक्ति की छवि चित्र की, लेकिन अंदर से ही अंदर सभी ड्यूक चुपचाप सांडरों और जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। बेशक राजा जानता था कि यह सब हो रहा है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ड्यूक को एक दूसरे से लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन वह इन नियम को केवल तभी लागू करेगा जब कोई ऐसा होने से सबूत इकट्ठा करने में कामयाब रहा। राजा का मानना था कि विश्वासघात और युद्ध उसके ड्यूक और सेनाओं को मजबूत और युद्ध के लिए तैयार रखेंगे। राजा की सत्ता संभालने से पहले राजा शांति का देश था, और जब दूसरे राजा ने हमला किया तो राजा को बहुत नुकसान हुआ। युद्ध रोकने के लिए बूढ़े राजा ने अपना बलिदान दे दिया था। बूढ़ा राजा एक पारंपरिक व्यक्ति था जो उसके सामर्थ्य के लिए तरीके और उसके कार्यों से प्रेरित होता था, लेकिन नए राजा को यह स्वतंत्र प्रेमी विचारधारा एक करता टाइम बम लगा। अन्य राजाओं को इसकी परवाह नहीं होती कि स्काई थंडर साम्राज्य अच्छा था या नहीं। उसने केवल अपनी भूमिका का लालच था। कर्ण लोगों के समूह में से एक था और वह 3 नकाबपोश व्यक्तियों में से एक था। मुकदमे में के 8 महीने पहले ही बीत चुके थे और कर्ण को मोहन और उसके शिक्षक ने छिपी हुई राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाया था, जैसे कि कर्ण ने उम्मीद की थी। जिसकी व्यक्ति ने 2 साल पहले वॉरियर के सबक को नष्ट करने की कोशिश की थी, वह मनीष था जो राम के क्षेत्र के उत्तर का ड्यूक था। 1 साल बाद राम ने आइस विवरण को ज्वालामुखी विवरण से लड़वाकर पलटवार किया था। उसने इसे कैसे पूरा किया? करण के अनुसार गणित वस्तु में से एक युद्ध के मैदान के उत्तरी हिस्सों में दिखाई देगी, और यह एक सामान्य चरण था। आइस विवरण और ज्वालामुखी विवरण प्रत्येक क्षेत्र का आधार हिस्सा संभालते थे। यदि कोई एम्बो मिशन दक्षिण में दिखाई देता तो आइस विवरण उसे मार देगा, और यदि वह उत्तर में दिखाई देता है तो ज्वालामुखी विवरण उसे मार देगा। जॉन मानू ने कैसे बताया कि
एम्बोमेशन उसकी तरफ दिखाई दिया। मन संवेदना, उदाहरण के लिए यदि अधिक आइसमन होता तो आइस विवरण उत्तर निपट लेता। एम्बोमेशन के प्रकट होने से ठीक पहले कई सच्चे जादूगरों ने उस स्थान पर बर्फ के बम विस्फोट किए थे जहाँ एम्बोमेशन दिखाई देगा। इसलिए यह जब इस दिखाई दिया तो आइस विवरण को लगा कि एम्बोमेशन के आसपास बहुत सारा आइसमन था, जिसका मतलब था कि यह उसकी जिम्मेदारी थी। फिर भी ज्वालामुखी विवरण को लगा कि एम्बोमेशन उसके क्षेत्र के बहुत करीब थे। आखिरकार उन्हें छोटे से स्थान को छोड़कर पूरा उत्तर अग्निमन में लिपटा हुआ था। जो चाहिए तो फिर इसे मारना इसकी जिम्मेदारी थी। अंत में वे दोनों घटना से निपटने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उस लड़ने लगे। दोनों को ऐसा लगा जैसे दूसरा उसके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए अंतरिक्ष विरोध समानताओं के जानवरों के रूप में वे वैसे भी एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे। अंत में आइस विवरण की जीत हुई और ज्वालामुखी विवरण वापस अपने क्षेत्र में भाग गया। तभी आइस विवरण ने पूरे युद्ध क्षेत्र पर अपना दावा किया और लोगों का यह समूह वह इस जगह को रहने लायक बनाने के लिए यहाँ आए थे। नए क्षेत्र में वन जीवन अभी भी अस्तित्व था और अंतरिक्ष तंत्र उलट पुलट के दौरान से गुजर रहा था। आग के जानवर बर्फीले इलाकों में घूमते रहे और बर्फ के जानवर उन्हें लड़ते रहे। इसके अलावा लंबे वर्षों की लड़ाई में कुछ अपवादों को छोड़कर वनस्पति मूल रूप से नष्ट हो गई थी। जब आइस विवरण ने जोन पर दावा किया था तो युद्ध क्षेत्र जनरल और कमांडर स्टेट जानवरों से भरी हुई कुछ कष्ट बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं था, और अब इस जमीनों के मालिक के रूप में इसे अपने लोगों के लिए एक समूह भूमि बनाना राम का काम था। स्टॉर्म ईगल जोन को लगभग पूर्णतः परिवर्तित किया गया था, जो धन और सोने से भरपूर भूमि से परिवर्तित हो गया था, और वह पिछले युद्ध क्षेत्र को एक सामान्य भूमि में बदलना चाहता था। और इस लक्ष्य को हासिल करना इस समूह के लोगों के कई अन्य लोगों का काम था। बेशक मनीष अपने लोगों के साथ घुसपैठ करने और जोन को अस्तव्यस्त करने की पूरी कोशिश करेगा। यही कारण है कि कर्ण यहाँ था। इस एंजेटो को सूंघना और यहाँ तो उन्हें मार देना या उनके बारे में रिपोर्ट करना उसका काम था। अधिकारी ने छात्र की ओर देखा। क्या इससे आपके सवाल का जवाब मिलता है? छात्र ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। उसने यह नहीं सोचा था कि ये तीनों नकाबपोश व्यक्ति निस की ओर से गद्दार थे। उनकी स्थिति से उन्हें मांस की आवश्यकता भी बताई। हर कोई गद्दारों से नफरत करता था, चाहे वे किसी भी गुट से हो। जिससे उनके घर की पीठ में छुरा घोंपा, उनसे नफरत करना बहुत आसान था। नकाबपोशों में से एक ने लापरवाही से अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। अधिकारी ने उसे बोलने का इशारा किया। उस आदमी ने छात्र की ओर देखा। मास्क पहनने वाले हर व्यक्ति इस कारण में से मास्क नहीं पहन रहा था। जैसा आप सोच सकते हैं, हम में से कुछ लोगों को राजनीति में उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। वह आदमी पीछे हट गया और फिर चुप हो गया। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अधिकारी ने अपना भाला निकाला और घूम गया। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें रात तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए मैं उन सभी अलग अलग जानवरों से निपटूंगा जो हमें मिलेंगे। सैनिकों के समूह ने अपना सामान इकट्ठा किया और खुद को तैयार किया। फिर अधिकारी प्रभावशाली गति से आगे बढ़ा और सैनिक उसके पीछे पीछे चले। सभी सैनिक लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे, जो उनकी शेष गति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत थकाऊ था। यह अधिकारी की ओर से यह देखने के लिए एक परीक्षा थी कि उनके कौन कौन से सैनिक किस योग्य हैं। तो मैं सड़क को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर भागा, और थोड़ी देर बाद वे पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुके थे। कुछ छात्र घबरा गए। तो मैं सुरक्षा की परवाह किए बिना जंगल में घूम रहा था। यह बहुत ज्यादा लापरवाही थी। अन्य योद्धाओं को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जनरल स्टेट पर ये 30 योद्धा थे। एकमात्र चीज जो उन्हें खतरे में डाल सकती थी वह एक लेट जनरल स्टेट जानवर या ताकतवर जानवर था। जंगल के उत्तर में इतनी दूर तक उसका अस्तित्व नहीं था। दौड़ते समय हम अपना परिचय क्यों नहीं देते? अधिकारी सामने से चिल्लाया। मुझे शुरू करने दीजिए। मैं ललित हूँ और मैं राम की निजी सेना में से एक सार्जेंट हूँ। अधिकारी की आवाज सभी सैनिकों तक पहुंची, भले ही वे जंगल में जोर जोर से हमला कर रहे थे। मैं आगे जाऊंगा। उन सैनिकों में से एक जो स्पष्ट रूप से अच्छा प्रभाव डालने के लिए यहाँ आया था, मैं हूँ। सिपाही ने आत्मविश्वास और भरी आवाज में अपना परिचय दिया। उसके बाद अन्य गार्ड जो अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे अपना परिचय देते हुए बोले। पूर्व डाकुओं और नकाबपोश लोगों ने तुरंत सैनिक के एक समूह को नाम दे दिया।
इन दिनों से सैनिकों का वह समूह है जो अपने लोगों को प्रभावित करना चाहते थे बुटलिकर्स करार दिया गया। बुटलिकर्स द्वारा अपने परिचय देने के बाद छात्र आगे आए। आधे छात्र सक्षम और स्मार्ट दिखने में कामयाब रहे, लेकिन अन्य आधे जंगल में यात्रा करते समय इतने सारे विदेशी लोगों से बात करने में घबराए हुए लग रहे थे। पूर्व डाकू और नकाबपोश लोगों ने इस समूह को रुकीज नाम दिया। अंतिम छात्र द्वारा अपना परिचय देने के बाद कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कहा था कि अपना परिचय दो, अधिकारी ने सामने से सख्त लहजे में चिल्लाकर कहा। एक डाकू ने पहल की, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें जाहिर तौर पर फर्जी नाम बताया और कहा कि यह यहाँ पैसे कमाने आया है। अन्य डाकुओं ने भी ऐसा ही किया, नकली नाम बताए और बेतरतीब ढंग से कारण बताए गए कि वे यहाँ क्यों थे। बुटलिकर्स और रुकीज इस बरबर लोगों से स्पष्ट अंदाजन से निराश थे, जिससे इन समय को बदमाश उपमान दिया। अंत में यह 3 नकाबपोश व्यक्ति का समय था, जो अब तक का सबसे छोटा समूह था। आप मुझे जीरो कह सकते हैं। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए हूँ और मुझे राजनीति से नफरत है। यही वजह है कि मैं मेरे मुखौटे पहने रखा है। मुझे किसी भी गुट द्वारा डांटे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आपकी मान्यताओं की परवाह नहीं है। मुझे आपके वादों की परवाह नहीं है। मैं अपना काम करूंगा और अपना मुझे दोबारा नहीं देखेंगे। जिस नकाबपोश व्यक्ति ने अभी अभी अपना परिचय दिया था, जीरोस की लंबाई लगभग 185 सेंटीमीटर और उससे लंबे काले बाल थे। उन्होंने अलग डिजाइन वाला एक काला मुखौटा पहना था, जिससे केवल उसका मुंह दिखाई दे रहा था। उसकी पीठ पर एक विशाल घुमावदार तलवार थी। यह चौड़ी थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह खुरदरे का काले पत्थर से बनाया है। उसके हथियार से हिंसा और क्रूरता टपक रही थी। आप मुझे वन कह सकते हैं। मैं भी यहाँ पैसे कमाने के लिए हूँ और मैंने मुखौटा पहना रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी पहचान जाने। मैं अपनी परिवार को इस संघर्ष में नहीं घुसना चाहता, बस मेरे पहले वाले व्यक्ति की तरह। काम खत्म होते ही आप मुझे दोबारा नहीं देखेंगे। दूसरा नकाबपोश व्यक्ति लगभग 175 सेंटीमीटर लंबा था। उसके छोटे काले बाल थे और उसके एक काला मुखौटा पहना था, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसके पीठ पर केवल एक धार वाली एक लंबी थोड़ी घुमावदार तलवार थी। यह जीरो की तलवार जितना विशाल नहीं थी, लेकिन उतना ही लंबा था। उसका हथियार एक युद्ध शैली की बात करता था, जो गति और तीव्र लेकिन विनाशकारी हमलों को प्राथमिकता देता था। मैं अन्य 2 की प्रवृत्ति का पालन करूंगा और 2 नाम अपनाऊंगा। मैं यहाँ पैसे के लिए हूँ और मैं मुखौटा पहन रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पूर्व सहयोगियों को पता चले कि मैं कौन हूँ। कुछ सैनिकों ने अंतिम व्यक्ति पर उत्सुक दृष्टि डाली। उन्होंने अपना परिचय उसी पर पहचान से दिया, जिससे एक नकाबपोश व्यक्ति के जुड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी योजना क्या थी? 2 के मध्यम लंबे काले बाल थे। उनकी लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर थी और उन्होंने तारे के आकार का काला मुखौटा पहना था, जिससे केवल उसका मुंह और नाक दिखाई दे रहा था। उसकी पीठ पर एक छोटा काला भाला था। अधिकांश भालों की तुलना में इसकी सिर चौड़ा नहीं था, जिससे यह भाले से अधिक एक विशाल सुई जैसा दिखाई देता था। परिचय के बाद सैनिक के अन्य समूह ने नकाबपोश व्यक्ति के समूह को नंबर नाम दिया। मैं आप सभी का एक बहुत स्वागत करता हूँ, अधिकारी सामने से चिल्लाया। अब जब हम सभी एक दूसरे को जानते हैं तो मैं आपको निकट भविष्य में आपकी नौकरी और आपके नए घर के बारे में बताऊंगा। जैसे ही सभी लोग दौड़ते रहे, अधिकारी ने सभी को युद्ध के मैदान के इतिहास से परिचित कराया और जब से आइस विवरण से जॉन पर कब्जा कर लिया था तो इस समय क्या हुआ था। टीकरण के कुछ मिनट बाद समूह ने जंगल छोड़ दिया और आइस विवरण जोन के जंगल में प्रवेश किया। जब से उस कुछ सैनिकों ने समय समय पर कुछ कमजोर जानवर को देखा, लेकिन किसी भी जानवर ने उन पर हमला नहीं किया। जानवर मूर्ख नहीं थे और लोगों के इस समूह को मारना आसान नहीं लगता था। 1 घंटे बाद समूह एक कस्बे में से गुजरा। 1 और घंटे बाद समूह दूसरे शहर से गुजरा। पिछले घंटों में कई सैनिक एक दूसरे से बात करने लगे, जबकि अधिकारी ने सामने से सभी को जानकारी दी। लेकिन कुछ घंटों के बाद कुछ कमजोर इरादों वाले सैनिकों की बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका ध्यान बातचीत जारी रखने पर केंद्रित था। इसलिए तेज गति से इतनी देर तक दौड़ते थे उनकी एकाग्रता खत्म हो गई रही थी और वे अभी बात नहीं करना चाहते थे। हर कोई अपने समय में ही रहा। 2 घंटे बाद अधिकांश सैनिक ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वे बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
उनमें से कुछ पहले से ही पिछड़ने लगे। शुरुआत में बुटलिकर्स सबसे आगे थे, उसके बाद रुकीज, उनके बाद बदमाश, उनके बाद नंबर्स। अब बुटलिकर्स सबसे आगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव भरे भाव थे। उनके पीछे संख्या थी जिसमें कोई थकावट नहीं थी। उनके पीछे बदमाश थे और आखिरी स्थान पर रुकीज थे। अधिकारी ने नोट किया कि कैसे हर कोई चुपचाप प्रदर्शन कर रहा है। रुकना! अपना भाला उठाते ही अधिकारी चिल्लाया। समय उसके पीछे रुक गया। अब हम ओल्ड आइस विवरण जोन में और न्यू आइस विवरण जोन के बीच में की सीमा पर हैं। आपसे ये चीजें खतरनाक हो सकती है क्योंकि यहाँ कोई जंगल नहीं है। अधिकारी अपने सैनिकों की ओर देखकर मुस्कुराया। कौन जानता है, शायद हम एक कमांडर स्टेज जानवर से मिलेंगे। कुछ सैनिक घबरा गए। अधिकारी ने सभी को देखा और उसने 3 नंबरों पर विशेष ध्यान दिया। वे तीनों शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा प्रतीत होते हैं, मैं सोचा। वह उनकी विशेषताओं को याद रखने के लिए उन्हें काफी देर तक देखता रहा। जीरो तम लंबे बालों वाला काला लंबा आदमी और उसकी विशाल घुमावदार तलवार। एक छोटे काले बालों वाला आदमी और उसकी लंबी एकाधारी तलवार। 2 मध्यम लंबाई के बालों वाला औसत आदमी और उसका बहुत ही अजीब भाला। तीनों नंबर सामने के पास खड़े थे। अधिकारी के बिना कुछ बोले बोले आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों में से एक था करण, पर कौन सा?